हेलो स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी कैसे पढूं? साइकोलॉजी बहुत टफ है, मुझे समझ नहीं आती है। क्या मैं इसके कुछ सेलेक्टिव टॉपिक ही पढ़ सकता हूँ जो मुझे पास करा दें? क्या मैं इसमें से कुछ छोड़ सकता हूँ, कुछ पढ़ सकता हूँ? ऐसा हो सकता है क्या? इसे मैं बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दूँ? ऐसे कई क्वेश्चंस आपको परेशान करते हैं। आप साइकोलॉजी को लेके बहुत टेंशन में हैं, आपको टीचिंग एग्जाम की तैयारी करनी है, लेकिन साइकोलॉजी समझ में नहीं आने से आप डरते हैं उस एग्जाम तैयारी करने से। तो ये वीडियो आज आपके लिए होने वाली है। स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि जल्द ही हमारे सामने रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वैकेंसीज आने वाली हैं। जैसे ही आचार संहिता हटेगी, इनमें से कोई ना कोई वैकेंसी हमारे सामने होगी और जल्द ही अक्टूबर तक सभी वैकेंसीज हमें देखने को मिल सकती है। एग्जाम अभी थोड़ा लेट हो सकता है, ये हमें 2024 के एंड में या 2025 के स्टार्टिंग या उससे भी आगे देखने को मिलेंगे। इस दौरान हमारे पास बहुत टाइम है। इस टाइम पीरियड को हम कैसे यूज करें कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एंड रीट की तैयारी हम बहुत अच्छे से कर लें? क्या टेक्निक्स हो, क्या ऐसे हम सेलेक्टिव स्ट्रेटजी को अपनाएं जिससे कि एग्जाम हम क्लियर कर सकें? और अब बात करेंगे आपके सबसे बड़े डर को लेकर कि सभी तैयारी करना चाहते हैं, सभी टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें परेशान करती है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। कि हम मनोविज्ञान के डर को कैसे दूर करें, ये टेंशन कैसे खत्म हो और ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो आपके लिए मनोविज्ञान को बहुत इजी कर देगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ये आपको सभी क्वेश्चंस के जवाब देगा। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है, चाहे आप किसी भी ग्रेड की तैयारी कर लीजिए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड, आपको सभी के लिए मनोविज्ञान को पढ़ना जरूरी है। अब मनोविज्ञान कैसे पढ़ा जाए? स्टूडेंट, सबसे पहला काम आपको आपकी ग्रेड के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप जिस भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उस ग्रेड के अकॉर्डिंग एक मनोविज्ञान की बुक आपको खरीदनी है। ठीक है, आप बुक ले आए, या फिर अगर आप किसी कोचिंग में को ज्वाइन कर रखा है या किसी कोचिंग के नोट्स आपने लिए हैं तो वो भी चलेंगे। आपने वो नोट्स ले लिए या कोई बुक ले ली, आपको क्या करना है, सबसे पहले उस बुक को क्या करना है, 3-4 बार रीडिंग मारनी है। मैंने रटने को नहीं बोला, मैंने समझने को नहीं बोला, मैंने ओनली फॉर इतना बोला है कि वो बुक या वो नोट्स ले लीजिए, उन्हें 3-4 बार बड़े ध्यान से पढ़िए। पढ़ना ही है। इससे क्या होगा, उस बुक में क्या लिखा है, कई शब्द आपके माइंड में छप जाएंगे, आपको पेज काउंट हो जाएंगे कि हाँ मुझे इतने पेज पढ़ने हैं, मुझे ऐसे ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं, मेरी बुक्स मुझे इस तरीके से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ इसमें ये टॉपिक तो था, अगर मैं कहीं पे सुनता हूँ तो ऐसी मानसिकता आपके मन में आ जाएगी। ओके, क्लियर? फिर आपको क्या करना है, आपको कुछ सालों के पुराने पेपर उठाने, ठीक है, पुराने पेपर उठा के उसमें से साइकोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को 1 बार 2 बार 3 बार ध्यान से पढ़ना है। 3-4 बार उन क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं जो पढ़ने वाला हूँ उसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्लियर? एक बार करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्लियर? अब आपने 2 काम कर लिए, अब आती है पढ़ने की बारी। अब आप अपनी बुक को उठाइए, सिलेबस में से देखिए कि कौन सा टॉपिक है। जैसे आपने टॉपिक उठाया है पहली बार अधिगम, उठा लिया, आप अपनी चेयर पे बैठिए या आप जहाँ कहीं पे भी पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है चेयर पे पढ़े, आप जहाँ कहीं पे भी पढ़ते हैं, बस बेड पे नहीं पढ़ना है, ठीक है, वहां जाइए और सबसे पहला काम आप अपनी बुक लीजिए, एक नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए और अपने टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। सबसे पहला काम टॉपिक है अधिगम। अधिगम की हेडिंग डाली, अधिगम लर्निंग। अरे यार, ये मुझे पढ़ने के बारे में बोल रहा है, ये मुझे पढ़ना सिखाना चाहता है, मैं पढ़ता कैसे था मुझे ये पता होना चाहिए। हाँ, मैं ऐसे पढ़ता हूँ, मैं ऐसे ध्यान लगाता हूँ, इसे ध्यान लगाने के लिए मैंने क्या किया था और इसके ऊपर ही मुझे शायद सिद्धांत देगा या इसी के ऊपर शायद ये मुझसे प्रैक्टिस करवाएगा, ये उसी को बार बार किसी के ऊपर अप्लाई करेगा, ये सिद्धांत शायद इसी पे बनाए गए हैं। जब आप अपने माइंडली इन सब बातों को सोच लेंगे तब उसे पढ़ने बैठ जाए। ठीक है, अधिगम आ गया। अब अधिगम की बहुत सारी डेफिनेशंस आ गई, ठीक है, उसे किसने दिया, क्या कह रहे हैं, ये बातें।
आपको एक और बात मैं यहाँ बता दूं कि जो हमारी साइकोलॉजी है इसमें 20% ही तथ्यात्मक बातें पूछी जाती हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया है, ये सिद्धांत किस पे लागू करके बताया गया था, ठीक है, या फिर कौन से सन में बनाया, कौन से सन में दिया गया था, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी साइकोलॉजी पर सारे क्वेश्चन व्यवहारात्मक होते हैं, मतलब जो हमारी साइकोलॉजी है वो कहीं ही क्या जाती है, व्यवहार का विज्ञान। तो हमें जो भी पढ़ना है वो व्यवहार में पढ़ना है, मतलब हमारी आसपास की दिनचर्या से पढ़ना है कि हम हमारे समाज में कैसे रहते हैं, हमारी ग्रोथ कैसे हुई है, हमने कैसे एक बौद्धिक क्षमता डेवलप की है, हमने कैसे पढ़ा है, या हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो कैसे पढ़ रही है, या हमारी जो पीछे पीढ़ियां जा चुकी हैं वो कैसे पढ़ती थी, कैसे उनका माइंडसेट था, कैसे वो समाज में रहते थे। इन सभी बातों को हमें पढ़ना है और कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ व्यवहार है, ठीक है। मनोविज्ञान का नाम ही क्या है, व्यवहार का विज्ञान। तो आपको व्यवहार पढ़ना है, तथ्यात्मक बहुत कुछ कम है। तो जब भी आप पढ़ने बैठे एक बार तथ्यात्मक को सरसरी नजर से पढ़ लें। जैसे ये डेफिनेशंस है, अब मुझे डेफिनेशन की एक बार रीडिंग मिल चुकी है, अब मैं क्या करूंगा, 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स जो है मेरे, उनमें से देखूंगा कि कौन सी मोस्ट है, मैं केवल उनको पढ़ूंगा, उनसे ज्यादा मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। तो वो एक बार मैंने रीड करके छोड़ दिया। अब मैं चलता हूँ उन क्वेश्चंस पे जहां मुझे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, जहां मुझे समझना है। फिर आप आगे आए तो अधिगम के सिद्धांत आ गए। अधिगम के सिद्धांत मुझे समझने हैं क्योंकि मेरे ज्यादातर क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, ठीक है। तो आपने वो समझे, एक एक को समझा, जो मोस्ट थे उनको एक नोटबुक पे लिखते चले गए। जैसे अधिगम का सिद्धांत 6-7 जो भी आपके सामने आए उन्हें आपने लिस्ट में लिखा, और जब भी आप फ्री होगे उन्हें घूमते घूमते आपको वापस से रिवाइज करना। इससे वो क्या हो जाएंगे, आपके बहुत ही ज्यादा एकदम मेमोरी में शार्पली छप जाएंगे। हो गया क्लियर। फिर आप क्या जा रहे हैं, अधिगम के प्रकार के बारे में जा रहे हैं कि कितने प्रकार हैं, ठीक है। इस तरीके से करते करते सिद्धांत हो गए, प्रकार हो गए, कैसे आप उसको व्यवहारिक रूप में ला रहे हैं, इन सब के बारे में आपने उसे पढ़ लिया, ठीक है। ऐसे करते करते जब आप टॉपिक में आगे बढ़ते जाओगे, अब जो मैंने आपको 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर या पुराने क्वेश्चन पेपर पढ़ने को बोला था, उससे आपको क्या हेल्प हुई कि जब आप पढ़ रहे थे तो आपके दिमाग में आया यार यहाँ से क्वेश्चन बना था, यहाँ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आप एक बार में ही बहुत अच्छा कर जाओगे। अब आप क्या कर रहे थे, पढ़ते जा रहे हो, रफली लिखते जा रहे हो, तो इससे क्या हो गया, शॉर्ट नोट्स तैयार हो गए। अब जब भी आप उठ के फ्री हो, वह टॉपिक क्लियर हो गया, मैं अब खड़ा हो रहा हूँ, तो आप क्या कर रहे हैं, आराम से बैठिए, रिलैक्स में बैठिए, पानी पीजिए और अपने माइंड को आंखें बंद करके रिकॉल कीजिए कि मैंने पढ़ा क्या था। अब रिकॉल कर लिया, अब उस चीज को जो आपने पढ़ी है उसे अपनी लाइफ में जोड़िए कि हाँ ऐसा अगर मैं अपनी लाइफ में ऐसे अप्लाई करता हूँ तो ये होता है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दूं यहाँ पे कि आपने देखा होगा कि जो रीट स्टूडेंट है, या फिर मैं कहूँ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी ये टॉपिक चलता होगा, तो उसमें क्या है, विकास और वृद्धि, दो टॉपिक का कंपैरिजन है। तो इन दोनों टॉपिक को पढ़ने से पहले दोनों शब्द को समझ लो। जैसे वृद्धि, यार वृद्धि की बात कर रहा है तो वृद्धि तो हमारे शरीर के अंदर हो रही है, जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो ये वृद्धि है। विकास हमारा ओवरऑल विकास है कि हाँ मैंने ऐसे बोलना सीखा, मैं ऐसे समाज में जाने लायक हो गया, ऐसे मैंने किसी को अपनी बात रखना सीखा, तो वो विकास है। तो कुछ एक शब्द क्या हो गए, विकास, वृद्धि के लिए आप क्या सोच रहे हैं, तो मात्रात्मक है, मैं इसे नाप सकता हूँ। क्या विकास नाप सकता हूँ? नहीं, तो ये मात्रात्मक नहीं है। ऐसे जब आप कंपैरिजन करके अपने ऊपर बात को अप्लाई करके पढ़ोगे, मनोविज्ञान अच्छा लगने लगेगा। मनोविज्ञान टफ नहीं है, बस आपने उसे क्या किया है, टफ मान लिया है खुद अपने आप से, कुछ लोगों की सुन के। तो अब आपको क्या करना है, उसे बहुत इजी बनाना है। कैसे बनाओगे कि हर एक टॉपिक को अपने ऊपर अप्लाई करके पढ़ो। जैसे मैंने अभी समझाया, वृद्धि और विकास समझ रहे हो तो उसे समझ लो। स्पेशली अगर अब मैं रीट की बात करूं तो रीट स्टूडेंट के लिए आपको पता है कि बाल विकास पढ़ना है। बाल विकास क्या है, बालक का विकास। ओहो, बालक का विकास पढ़ना है, तो बालक तो क्या है, जब पैदा हुआ तब से लेकर उसकी किशोर अवस्था तक अगर मैं पढ़ लूंगा तो बहुत अच्छे से मेरा तो बालक तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, एक नवजात शिशु क्या क्या करता है उसे रिकॉल करना है। हाँ यार ऐसा तो करते हैं बच्चा, ऐसे तो करते हैं, हो गया। फिर थोड़ा सा आगे आओगे, अरे शिशु अवस्था आ गई, तो शिशु में क्या करता है, और बाल अवस्था आ गई, अरे बालक तो ऐसे शैतानी करते हैं, वो ऐसे लीडर बन जाते हैं, ऐसे मंडली बनाकर खेलते हैं। ऐसे विचार जब आपके अंदर आने लगेंगे, वो चीजें आपको
एग्जैक्टली आपके माइंड में कॉपी हो जाएंगी। और उनका मानसिक विकास, उनका संवेगात्मक विकास, उनका शारीरिक विकास, यही तो पढ़ना है। ऐसे उनके चलने लगे, ऐसे फिर वो घूमने लगे, और साथ ही साथ उनका माइंड इतना डेवलप हुआ, इतना वो समझने लगे, ऐसी बातें तो पढ़नी है हमें। बस पढ़ना कैसे है, तो ये होता है मनोविज्ञान को पढ़ने का तरीका। स्टूडेंट्स, पढ़ना आसान है। जो मैंने अभी प्रक्रिया आपको बताई, साइकोलॉजी पढ़ना बहुत आसान है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 20% ही तथ्यात्मक है, बाकी 80% जो साइकोलॉजी है वो व्यवहारात्मक है। आपको साइकोलॉजी को अपने आप पे अप्लाई करके पढ़ना होगा। फिर से एक एग्जांपल देती हूँ, अभिप्रेरणा, प्रेरणा ही तो है, वो आपको जागरूक कर रही है कि हाँ तुझे ये काम करना है। अब अगर जब आप अभिप्रेरणा के चरणों को पढ़ेंगे कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, तो उन पे अपने आप को अप्लाई कीजिए कि वो क्या बोल रहा है। सबसे पहले ये बोला गया, फिर इससे वो उत्तेजित हुआ, फिर यहाँ से वो यहाँ गया, यहाँ से वो यहाँ गया, तो उस चीज़ को अपने आप पे अप्लाई कीजिए और अपने आप को मोटिवेट कर लीजिए कि हाँ मैं प्रेरित हो गया, मैं पढ़ रहा हूँ और अब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो ये होता है पढ़ने का तरीका। और मैं ये कहती हूँ कि साइकोलॉजी पढ़ने का जो ये वे मैंने आपको समझाना चाहा है, वो वे आप किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के लिए, अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री के लिए आप मानेंगे कि जैसे कोई भी राजा की स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उस राजा को अपनी इमेजिनेशन पावर में लाइए कि हाँ वो राजा था, वो ये करता था और वो ये युद्ध किए थे उसने। तो आपके माइंड में एक पिक्चर बना लीजिए उससे रिलेटेड, कि जब भी उस राजा का नाम आए वो पिक्चर ओपन हो जाए कि हाँ ये राजा है, इसने ये युद्ध किए थे, ये उसके वहां से उसकी संधि हुई थी, ये हुआ था, तो वो आपके कनेक्टेड हो जाएगा। जैसे आप 1857 की क्रांति भी पढ़ रहे हो ना, तो अपनी इमेजिनेशन में क्रांति ले आइए कि हाँ ऐसे पुराने जमाने में वो छावनियाँ होती होंगी, वहाँ पर ऐसे युद्ध किए जाते होंगे, और मतलब ऐसे वो रानी रही होंगी, ऐसे वो मंगल पांडे रहे होंगे, ऐसे तात्या टोपे। बहुत सी मूवीज देखी है अपन ने, तो हम रिलेट करना जानते हैं। आज हम जिस एज ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं ना, वहाँ पर हम किसी भी चीज़ को इमेज के फॉर्म में अपने माइंड में बना सकते हैं। तो साइकोलॉजी क्या चीज़ है? साइकोलॉजी के तो गिने चुने टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। जैसे मैं एक और टॉपिक लूँ साइकोलॉजी का, किशोर अवस्था। आप सभी किशोर हैं, आपने सभी ने किशोर अवस्था को या तो जी रहे हैं या जी चुके हैं, यही हुआ है। तो आपको पता है आपने कहाँ गलतियाँ की थी, आपने क्या अच्छा किया था, जैसे कई भटकाव आए थे आपकी लाइफ में, क्या आपकी शारीरिक बनावट में चेंज हुए थे, कौन सी चीज़ ने आपको भटकाव से दूर कर दिया, कहाँ से आप मोटिवेट होकर अपनी सही दिशा पर आ गए। ऐसी बातें ही तो पढ़ के आपको एग्जाम में क्लियर करना है। तो कहाँ टफ है मनोविज्ञान। और रही छोड़ने की बात, तो आप अगर 5 ईयर क्वेश्चंस पेपर, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आने लग जाए, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो टॉपिक्स हैं वो बहुत अधिक आपको बहुत अधिक आपको क्या कर रहे हैं कि परीक्षा में क्वेश्चंस दिला रहे हैं, जबकि कुछ एक ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। आप खुद कर सकते हैं। मेरा मानना है कि इंसान जब बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, बहुत ध्यान से स्टडी करता है, तो वो अपने पास और फेल का भी डिसीजन खुद ले सकता है। आपको शायद मेरी बात गलत लगे, लेकिन एक बार अगर आपने 10th 11th 12th पे भी ये बात अप्लाई करके देखी हो, आपको परीक्षा दी, ठीक है, पेपर्स हुए, आपने घर आके ये डिसीजन ले लिया कि आज मेरा पेपर 70% सही हुआ है, दूसरे दिन आपने आके बोला नहीं आज मेरा पेपर बहुत शानदार हुआ था, 90% सही हुआ है। आप उम्मीद नहीं करोगे, जब आपका रिजल्ट आया तो आपके पेपर्स की चेकिंग उसी हिसाब से थी कि मेरा ये पेपर थोड़ा ठीक गया था, इसमें इतने मार्क्स आने चाहिए थे, हाँ हो सकता है उससे थोड़ा कम ज़्यादा हो, लेकिन होंगे उसके आसपास। ये बात शाश्वत सत्य है। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो आपको क्या छोड़ना है और किस चीज़ पे फोकस करना है, ये आप खुद छांट लो। और पढ़ाई ऐसी ही होनी चाहिए। आप ये तो सोच के देखिए कि यूपीएससी का जो सिलेबस है कितना लेंथी सिलेबस है, स्टूडेंट उससे भी तो पढ़ते हैं, 1 साल भर तक उसकी प्रोसेस फॉलो करते हैं और उसका वेट करते हैं। तो उसके सामने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीड का सिलेबस कितना कम है। क्या मैं ये भी नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकता हूँ। जब तक आप अपने आप को कंपैरिजन छोटे चीज़ों से करोगे ना,
तब तक आप उसे सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। आप सोचते हो कि 11-12 जैसा ही थोड़ा सा सिलेबस हमें दे दिया जाए और कहा जाए कि मेरिट ले आओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब आपको कंपैरिजन क्या करना होगा, थोड़ा ऊपर का, कि यूपीएससी का सिलेबस इतना ज़्यादा है तो मेरा सिलेबस बहुत कम है, मैं इसे क्लियर कर लूँगा, मैं इसमें मेरिट ले आऊँगा, मैं इसमें टॉपर बन जाऊँगा। जब ऐसी मानसिकता आने लगेगी ना, तब जाके आप उसमें सेलेक्ट हो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। सिर्फ करना ये है कि जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक शानदार सी बुक लानी है या नोट्स लाने हैं। उन्हें पहले 3-4 बार आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर 5 ईयर क्वेश्चंस पेपर को एक बार 2-4 बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर क्या करना है, फिर पढ़ने बैठना है और पढ़ने के अकॉर्डिंग एक टॉपिक उठाइए, उसे पूरा समझते हुए पढ़िए, रफली लिखते हुए पढ़िए, बोलते हुए पढ़िए और फिर क्या कर लीजिए, अपनी चीज़ों को बैठ के रिवाइज कीजिए, माइंडली रिकॉल कीजिए। और जब चीज़ें रिकॉल होने लगे और उसको दूसरे दिन उसी दिन उसको रिवाइज कीजिए, शाम को वापस दूसरे दिन फिर से रिवाइज कीजिए और हर दिन थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कीजिए। ऐसा करने से वो चीज़ें आपके समझ में आने लगेंगी और आपको बहुत अच्छे से वो क्लियर भी होती जाएंगी। और ये चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट रीड करना इजी है। कैसे, एक सब्जेक्ट आपका है जो बहुत दिनों से आप पढ़ते आ रहे हो, कई सालों से पढ़ते आ रहे हो, उसी को बहुत बारीकी से पढ़ना है। दूसरा, साइकोलॉजी पढ़नी है, जो मैंने अभी आपको समझाया है, ऐसे पढ़नी है। और तीसरा काम, फर्स्ट पेपर। अगर आपकी मैथ इंग्लिश भी कमजोर है तो बचे हुए जितने भी टॉपिक्स है आप उन पे पकड़ बना लीजिए। आप बहुत अच्छे से क्या कर लोगे, फर्स्ट ग्रेड क्लियर कर लोगे। रीट स्टूडेंट वे ध्यान दे, अगर रीट का सिलेबस चेंज होता है तो भी जो रीट का सिलेबस है उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला मेरे अकॉर्डिंग। जो रीट का सिलेबस है उसमें चेंज नहीं आएगा, बस उसमें कुछ जुड़ जाएगा। और जुड़ने के अंदर क्या है, राजस्थान का जीके और दूसरा क्या है, कला एंड संस्कृति एंड करंट अफेयर्स। मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ और हो सकता है यही फॉलो हो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश कहाँ हटाएगा, पेपर में तो डालनी ही है उसको। फिर करंट अफेयर्स डालना जरूरी है। साइकोलॉजी शिक्षा विभाग को छोड़ के कभी नहीं जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। वो तो आप तैयार कर ही लीजिए, वो आपको धोखा कभी नहीं देगी। क्लियर। फिर इसके बाद क्या आता है हमारे पास, राजस्थान, क्योंकि रीट है तो राजस्थान जरूर टच होगा और राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का इतिहास तो आपको उसमें जोड़ना ही है। क्लियर। तो ये अगर आप रीट का पैटर्न लेके चलते हैं तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने रीट पे भी अलग से बात कर रखी है, आप चाहें तो उसमें से देख लें कि कैसे आपको रीट को पढ़ना है। और फर्स्ट ग्रेड वगैरह के लिए भी मैंने बहुत से वीडियोस डाल रखे हैं, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। और फिर भी आपका कोई डाउट है, आप किसी चीज़ पर कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब दूंगी। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंड आप बहुत मन लगा के पढ़िए स्टूडेंट्स। मैं बहुत मन से चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। प्लीज़ ईमानदारी से पढ़िए और मेहनत कीजिए और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कीजिए। थैंक यू।